जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन आप सबके बीच हाजिर हूं 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी समझेंगे और एक स्टेट से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक पूरा मन लगा कर देखिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, पहले तो वीडियो को आप लोग सभी को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ सकें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उससे हमें सहयोग प्राप्त हो। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी श्रीलंका और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। दोस्तों, सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल बीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की है। तो दोस्तों, अगर अब कोई श्रीलंकाई नागरिक को किसी विदेशी से, चाहे वो लड़का हो या अथवा लड़की, उससे शादी करनी है तो सबसे पहले एनओसी लेना होगा। याद रखिए दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। उसमें उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी शामिल होता है कि इसका कानूनन तौर पर चरित्र कैसा है, मतलब इसका इतिहास कैसा है। देखेंगे दोस्तों आगे। आज का अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान हासिल हुआ है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी पंजाब, सी बिहार और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखिए, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा राज्य कौन सा हुआ स्वास्थ्य सुविधाओं में? स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार केरल राज्य। और सबसे खराब मतलब सबसे नीचे राज्य कौन सा है जिसकी रेटिंग सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश। केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 हेल्थ इंडेक्स 2021 जो कि 2019-20 के लिए जारी किया गया है, में केरल पहले पर, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, ये रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो नीति आयोग द्वारा। नजर डालें हम नीति आयोग की तरफ, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ श्री अमिताभ कांत हैं। देखते हैं दोस्तों आप केरल को। तो सबसे पहले हम भारत के नक्शे में केरल को देखेंगे। केरल की स्थिति आप देखेंगे दक्षिण में यहाँ पर है, जो पश्चिमी घाट के साथ में लगा हुआ। नीलगिरी पहाड़ियां भी यहीं पर देखने को मिलेंगी केरल राज्य में। इसकी अगर सीमा देखेंगे हम तो तमिलनाडु और यहाँ कर्नाटक से 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। देखें दोस्तों केरल के बारे में अब जानकारी, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। दोस्तों, केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्य पड़ोसी राज्य हैं। केरल में स्थित बांध देखें तो केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध, 2 बांध है, इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। और एक और बांध है तो चिमनी नदी पर चिमनी बांध है। दोस्तों, जिनमें से आप इडुक्की बांध को अकेले याद रख लें किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। बाकी मुल्ला पेरियार में पेरियार है और चिमनी में चिमनी है, तो याद रखना है। आप केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य देखें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों याद रखिए, केरल में वायनाड जलप्रपात भी है, आपको यह याद रखना है। प्रमुख पर्यटक स्थल देखें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर और काला मंदिर, अब यहाँ के प्रमुख 3 पर्यटन स्थल हैं, याद रखना है। आगे देखें दोस्तों, तो केरल में स्थित कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, पूछा गया है कई एग्जाम में कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को। दोस्तों, केरल में स्थित बहने वाली पेरियार नदी को केरल
केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों भारत का पहला साक्षर राज्य केरल है, यानी कि सर्वाधिक साक्षर जो 100% साक्षरता का माइलस्टोन पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला कौन सा राज्य? तो वह भी केरल है, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और सभी लोग शिक्षित हैं। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। और भारत में अधिकतम जीवन प्रत्याशा केरल राज्य की है। जीवन प्रत्याशा से मतलब कि ज्यादा उम्र तक जीने की जो कैपेसिटी होती है लोगों में, वह केरल के लोगों में होती है। भारत में अधिकतम है कहाँ? केरल में। और केरल में लिंगानुपात प्रत्येक 100 पुरुष के लिए 1084 महिलाएं हैं, यानी कि केरल का लिंगानुपात सकारात्मक है। याद रखिए दोस्तों, केरल का लिंगानुपात सकारात्मक है। यहाँ 1000 पुरुष पर 184 महिलाएं हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए सुबोध त्रिवेदी, बी विक्रम मिश्री, सी प्रकाश अग्निहोत्री और डी सोहन अग्रवाल। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में विक्रम मिश्री को, जो कि एक पूर्व राजनयिक हैं, देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है। दोस्तों चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिश्री को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों वर्तमान में याद रखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और इनको कौन सा? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है विक्रम मिश्री को। याद रखिए दोस्तों चीन के साथ मौजूदा संबंधों को मद्देनजर रखते हुए उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी मिश्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। मिश्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद संभाल चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मिश्री की जगह प्रदीप कुमार रावत को चीन में नया राजदूत बनाया था। दोस्तों यहाँ से एक और चीज याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है चीन में भारत के नए राजदूत कौन है, तो प्रदीप कुमार रावत। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो विक्रम मिश्री की। और विक्रम मिश्री अब डिप्टी NSA पंकज सरन की जगह लेंगे। याद रखिए दोस्तों, अब वर्तमान में कौन थे? अभी तक डिप्टी NSA पंकज सरन, जो कि 31 दिसंबर तक रहेंगे। 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनकी जगह लेंगे विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री रिपोर्ट किसे करेंगे? तो यह भी याद रखना है अजीत डोभाल को, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और विक्रम मिश्री अब भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्ष रखने का आदेश दिया है? आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें कि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड रखने का समय 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। यानी कि पहले 1 वर्ष की थी यह लिमिट, अब 2 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों के कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी को स्टोर करने की मिनिमम अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। यानी अब 2 साल तक रिकॉर्ड करके रखना कंपलसरी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने सर्कुलर में कहा कि लाइसेंसधारी नेटवर्क पर आदान प्रदान किए गए कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड के साथ सभी कॉमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड्स, IP डिटेल रिकॉर्ड को बनाया जाएगा। ऐसे रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से लाइसेंसकर्ताओं द्वारा चेंज के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए संग्रहित किए जाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, पहले टाइम लिमिट कितनी थी? ड्यूरेशन 1 ईयर की थी, अब 2 साल की हो गई है, 2 ईयर्स की हो गई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पटना, सी रांची और डी लखनऊ। दोस्तों इस सवाल का जवाब के पहले आपको बता दूं कि यह ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। यानी भारत और रूस संयुक्त रूप से इसको बना रहे हैं। और इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया? तो इसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म नाम है और मोस्कावा रूस की नदी है जो कि उसका मोस है, तो ब्रह्मोस ऐसे नाम आया है। ब्रह्मपुत्र प्लस मोस्कावा से ब्रह्मोस नाम रखा गया है इसका। अब आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। दोस्तों राजनाथ सिंह ने लखनऊ में DRDO रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की नींव भी रखी है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण
इकाई की नींव रखी है, इसका उद्घाटन किया है। और डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की नींव रखी है। दोस्तों ब्रह्मोस परियोजना 5,500 नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने दोहराया कि रूस भारत का रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने भारत में बाहरी खतरों को रोकने के लिए भारत के परमाणु और अन्य सैन्य प्रतिरोधों का भी समर्थन किया। ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन, विमान, पनडुब्बी या जहाज़ों से लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिए किस टाइप की मिसाइल है, एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन से भी, विमान से भी, पनडुब्बी से भी और जहाज़ों से भी, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी उत्तर कोरिया, सी जापान और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में जापान ने इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों जापान ने जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर में से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज MHIH II-8204 रॉकेट के माध्यम से, रॉकेट का नाम बहुत अच्छे से याद रखा, क्या है? II-8204 इसका रॉकेट का नाम है, के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 लॉन्च किया है, जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील, लगभग 35,790 किलोमीटर ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में प्रवेश करेगा। इसे लंदन स्थित कंपनी इनमारसैट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। तो इसे विकसित किसने किया है? याद रखिए दोस्तों, लंदन की कंपनी इनमारसैट ने इसे विकसित किया है। उपग्रह 12,060 पाउंड, लगभग 5,470 किलोग्राम का है और 2 I-6 अंतरिक्ष यान में से पहला है। तो दोस्तों जापान के ऐसे I-6 नाम, मतलब I-6 सीरीज की 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च होने हैं, जिनमें से यह पहला है। दोस्तों अब नजर डालें जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा की तरफ। तो इसके स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय चौफी टोक्यो में स्थित है। देखते हैं दोस्तों, अब जापान को थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, कौन सा इसका उपनाम है? सूर्योदय का देश जापान का उपनाम है। इसे ही भूकंप और सुनामियों का देश भी कहा जाता है। भूकंप और सुनामियों का देश क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यह टोटली द्वीपीय देश है और यहाँ पर बहुत सारे भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। दोस्तों साथ ही याद रखें कि जापान विश्व में सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश है। मतलब समुद्र में चलने वाले जहाजों का सबसे ज्यादा निर्माण किस देश द्वारा किया जाता है? तो जापान द्वारा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है? आपके ऑप्शन है ए 26 दिसंबर, बी 27 दिसंबर, सी 28 दिसंबर और डी 29 दिसंबर। दोस्तों यह वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी कोविड के कारण में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस है और यह और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह इस वर्ष पहला मनाया गया है। याद रखिए यह इस वर्ष पहली बार 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 27 दिसंबर को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया है। इस दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करना है। इससे भविष्य में कोविड-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी। याद रखिए दोस्तों कि कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को, और अब प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने कौन सा मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी ब्रॉन्ज मेडल और डी नोबेल मेडल। दोस्तों सबसे पहले तो यह याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत की तरफ से किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसका सही आंसर ब्रॉन्ज मेडल है। याद रखें, तो आपको पता होना चाहिए कि आंचल ठाकुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों आंचल ठाकुर ने
1 मिनट 54 सेकंड 30 मिली सेकंड के कुल समय के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वे इस जीत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्की एथलीट बन गई हैं। वह इससे पहले तुर्की में आयोजित 2018 FIS अल्पाइन 3200 कप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि वह ऐसी पहली एथलीट बन गई हैं स्की एथलीट जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। इसके पहले इन्होंने 2018 में तुर्की में कांस्य पदक जीता था और इस बार भी इन्होंने कांस्य ही जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखिए दोस्तों जॉर्जिया एपिफानियू ने रजत पदक जीता है और आंचल से सिर्फ 2 सेकंड आगे थी। क्रोएशिया के डोरा लजूटिक ने 1 मिनट 50 सेकंड 61 मिली सेकंड ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों याद रखिए गोल्ड मेडल किसको मिला है अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में, तो डोरा लजूटिक को मिला है और यह किस देश से है? क्रोएशिया से। जबकि आपसे अगर सिल्वर मेडल यानी रजत पदक का पूछा जाए तो याद रखिए जॉर्जिया एपिफानियू ने रजत पदक जीता है और आंचल ठाकुर ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है A मदुरई, B चेन्नई, C सालेम और D थंजावुर। तो दोस्तों याद रखिए कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में चेन्नई में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया है। दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने के उद्देश्य से चेन्नई में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया है। यह CM को सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने में सक्षम करेगा, जिसमें उनके कार्यान्वयन की स्थिति, फंड आवंटन और लाभार्थियों की संख्या के साथ साथ बांधों और वर्षा के पैटर्न में पानी के भंडारण पर अपडेट शामिल है। दोस्तों नजर डालें तमिलनाडु की तरफ, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। याद रखिए दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन और राज्यपाल है RN रवि। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है अगला और आखिरी प्रश्न यही है, हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है? आपके ऑप्शन है A ब्रह्मानंद रेड्डी, B सुखदेव बहुगुणा, C बिरल देसाई और D सतीश शास्त्री। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में बिरल देसाई ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है। गुजरात के ग्रीन मैन या ग्रीन मैन के नाम से मशहूर, इन्हें 2 नाम से जाना जाता है, या तो लोग इन्हें ओनली ग्रीन मैन बोलते हैं या गुजरात के ग्रीन मैन बोलते हैं। तो याद रखिए किस स्टेट से हैं? गुजरात से। ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति बिरल सुधीर भाई पटेल को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए 11 देशों जिनमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया शामिल हैं कि 28 हस्तियों में से बिरल देसाई जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो दोस्तों याद रखिए टोटल कितने लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया? 28 हस्तियों को, 28 लोगों को, उनमें से बिरल देसाई एकमात्र हैं, यह याद रखिए। देखते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। साथ ही दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमें आपका सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप सब हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन करके इस क्लास की PDF ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए कि आप सभी वीडियो तो देखते हैं लेकिन इसका टेस्ट और अटेंड कर लिया कीजिएगा। मतलब हमारे ग्रुप स्मार्ट लर्निंग हब में रात 9:40 पर इसी वीडियो से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसका टेस्ट करवाया जाता है, जिससे आप अगर चाहें तो अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सभी लोग टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।